मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के लिए उज्जैन और जितने आप जो इस प्रकार के जो भी फेस्टिवल सोच रहे हैं, जो चीजें आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, थोड़ी दूर पे यहाँ पे भीमबेटका है, सांची के स्तूप हैं, जितने आपके पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। मध्य प्रदेश को किसी टाइम पर बीमारू स्टेट कहा जाता था, धीरे धीरे तरक्की की राह पर आज ये निकल चुका है। डायमंड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो एक चमकता हुआ हीरा धीरे धीरे तराशा जा रहा है यहाँ पर। लेकिन जब आप इन सब चीजों को देखते हैं, मध्य प्रदेश की धरोहर को देखते हैं और आपको नजर आते हैं कि यहाँ पर बहुत चीजें हैं जिनके ऊपर बहुत काम किया जा सकता है, तो आपने अपने 6 महीने 7 महीने जो आपके अभी गुजर चुके हैं यहाँ पर, उसमें किस तरीके की आपने व्यवस्था की है कि इन चीजों को आप कैसे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के साथ जोड़ेंगे आप इनको? देखिए, ये बात सही है कि ये हमारे लिए राज्य की धरोहर है, देश की धरोहर है और कई तो दुनिया की धरोहर है। जैसे आपने भीमबेटका का उल्लेख किया, भीमबेटका दुनिया की धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज में से हमारा वो स्थान आता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे अपने ऐसे स्थान, जिन स्थानों को दुनिया को जानना चाहिए, ये रोजगार के केंद्र भी बने, इनकी जिज्ञासा का समाधान भी करे। ऐसे सब कारणों से हमारे अलग अलग जो ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, धार्मिक पर्यटन भी हो सकता है। और जीएसटी का जो खास करके हमको मालूम है कि अपने यहाँ स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात की जाती है तो ग्रीनविच से होती है, लेकिन भविष्य में ये उज्जैन से होगी। 300 साल पहले तक उज्जैन का ये बड़ा महत्व था। आज उस महत्व को पुनर्स्थापित करने के लिए इस बात पे मैं आपको एक बार रोकूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने ये बताई कि जो मानक टाइम है जो पूरी दुनिया में माना जाता है, ग्रीनिच टाइम है, जी आप उसको बदलना चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं कि यहां से उज्जैन से आप उसको मार्कआउट करेंगे, आप यहां पर लेकर आएंगे उस स्टैंडर्ड टाइम को। कैसे करेंगे उसको? थोड़ा सा अगर समझाएं कि ये क्या चीज है। मैं समझाता हूँ। ये मेरी इच्छा और मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। ये प्रकृति की रचना में पृथ्वी, हमारी गर्भगृह पृथ्वी का अगर अपन देखेंगे तो पृथ्वी अपने अक्ष से 23.26 अंश झुकी हुई है और ये झुकी हुई अंश होने के कारण से जब से पृथ्वी की यानी सौर परिवार की स्थापना हुई तब से पृथ्वी का सेंटर पॉइंट सदैव उज्जैन रहता आया। आज से 300 साल पहले तक दुनिया में हमेशा शुद्ध समय की गणना के लिए कोई केंद्र जाना जाता था तो वो उज्जैन जाना जाता था। और आज भी हम अपने जीपीएस, अब तो एक नया यंत्र आ गया जिसके माध्यम से फिजिक्स वाले पृथ्वी कितने अंश पे झुकी वो देख सकते हैं। उस पॉइंट को अगर देखेंगे तो वहां आज भी 21 जून और 22 दिसंबर साल में 2 बार जो सूर्य अपनी कक्षा बदलते हैं, उत्तरायण से दक्षिणायन में जाना, दक्षिणायन से उत्तरायण में जाना, तो मध्याह्न के सूर्य दोपहर 12 बजे एक कीला लगाते हैं जिसको पुराने प्राचीन यंत्र में शंकु यंत्र कहते हैं, उससे वो अपनी कक्षा बदलते दिखाई देते हैं। तो ये जो महाकाल की नगरी, ये काल की नगरी अर्थात समय की नगरी। तो जो सर्वाधिक शुद्ध समय जब पृथ्वी के बिल्कुल सिर के ऊपर सूर्य देवता आते हैं तो उसकी छाया समाप्त होती है। वो छाया जहां से समाप्त होती है, इसको अपन बाकी प्रकृति की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो सूर्यास्त और सूर्योदय का समय जो होता है, आमतौर पर जो सेंटर पॉइंट होगा वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता है। आमतौर पर गर्मियों के दिनों में ये 7 बजे चला जाएगा, सर्दियों के दिनों में 5 बजे के आसपास रहेगा, एवरेज 6 बजे के आसपास रहेगा। ये अपना देसी बगैर यंत्र से जाना जाने वाला विषय है। अब आप ग्रीनविच में जाकर जाओ, मैं गया हूं, टूरिज्म चेयरमैन था, तो ग्रीनविच में गर्मियों के दिनों में रात को 10 बजे तक सूर्य दिखाई देता है लंदन में। तो ये वही बात हो गई जो प्रकृति के एकदम विरुद्ध हो जा रही है। वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वो दौर था जब वो ले गए, जब हम पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस 50 साल वहां से समय तय होता रहा। जब फ्रांसीसी कमजोर हुए, अंग्रेज हावी हुए तो वो लंदन ले गए। लेकिन ये इसमें जो विद्वान लोग हैं, जो फिजिक्स के जानकार है, गणित के जानकार है, जो सौर गणना की विधा में समझते हैं, हमारे संस्कृत के विद्वान है, उस बात को मानते हैं। बल्कि ये नहीं, ऐसे जुड़े हुए हमारे भले ही पाकिस्तान से हमारे संबंध कैसे भी हों, कई मामलों में से मैं असहमत होगा, लेकिन पाकिस्तान के विद्वान भी इस बात पर सहमत है कि ग्रीनविच का समय गलत है, भारत से समय गणना करे वो सही है और उज्जैन की गणना हो वो और ज्यादा सही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। मोहन यादव जी, आपका साइंस का बैकग्राउंड भी रहा है, आपका विज्ञान में काफी रुचि रही है आपकी आपकी कभी कभी हैरानी होती है देख के कि आपका विज्ञान में भी पूरी रुचि रहती है, आपकी धार्मिक चीजों में भी पूरी रुचि रहती है। अगर हम राजनीति की बात कर लें उसमें तो पता ही है कि आपकी कितनी रुचि है। और 2014 में आपके पास 27 सीटें थी लोकसभा में, 2019 में बढ़कर वो 28 हो गई।
चुनौती आपके सामने और बड़ी खड़ी हो गई। आपकी अग्नि परीक्षा भी शुरू हो गई पिछले साल जैसे ही आप मुख्यमंत्री बने कि आपके सामने पहली चुनौती यही थी कि लोकसभा में इस बार क्या होगा। और जब आप 28 के आंकड़े पर पहुंच गए हो और 29 सीटें हो और छिंदवाड़ा आपके सामने हो, बड़े बड़े गढ़ हो सामने, कमलनाथ हो, तो चुनौती आपके सामने बड़ी थी, अग्नि परीक्षा आपके सामने बड़ी थी। तो वो 28 से 29 लेकर जाना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। तो कौन सी चाणक्य नीति, कौन सी रणनीति उसके पीछे चलती रही जिसने ये वाले नंबर लाकर बीजेपी को मध्य प्रदेश में दिए जो बाकी देश में नहीं हासिल हो पाए? देखिए, ये दो चीजों को इस तरह से देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का पूरा अपना स्वभाव ये हमारी राष्ट्रीय विचारधारा से जन्म काल से ही, जनसंघ के जमाने से रहा है। पूरे देश में भाजपा को कभी कोई सीट नहीं मिली, सबसे पहली विजय मिली तो मध्य प्रदेश से मिली, जनसंघ के जमाने से। नगर पालिका भी पूरे देश में कहीं से जीते, मध्य प्रदेश से जीते। हमारे बड़े नेताओं की बात करें, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश की देन थे, कुशाभाऊ ठाकरे मध्य प्रदेश की देन थे। लेकिन इसके अलावा भी ये जो लंबी सरकार हमारी चली है, उस सरकारों के आधार पे भी हमने जो जनहितैषी निर्णय लिए तो हमारी जड़ें और गहरी होती चली गई। संगठन का नेटवर्क भी हमारा उतना ही बहुत कुशलता से नीचे तक फैला हुआ है। ये बात सही है कि हमारे सामने जो हमारा जीत का रिकॉर्ड रहा है, सबसे ज्यादा सीटें पहली बार भाजपा मध्य प्रदेश में जीती लोकसभा की, तो हमारी 2003 की मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती जी के समय जीती। उस समय की सीट 25 सीट जीतना ये बहुत बड़ा चमत्कार था। फिर काल के प्रवाह में हम कम ज्यादा होते रहिए, लेकिन ये बात सही कि जैसे ही हम 14 में आए तो माननीय मोदी जी का जो प्राकट्य हुआ और मोदी जी का जो काम करने का तरीका, गुजरात की उनकी सफलतम 3 कार्यकाल देश ने देखे थे और कांग्रेस की कुव्यवस्थाओं के आधार पर देश में निराशा थी और मध्य प्रदेश 27 सीट पार करके गया। 28 सीट हम कांग्रेस के शासनकाल में लाई। मैं इसलिए पूरी बात विस्तार से कह रहा हूं। 2019 में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री काल होने के बावजूद भी हमने मोदी जी के नेतृत्व में देश क्या चाहता 28 सीटें जीत करके ये अपना रिकॉर्ड बनाया था। और स्वाभाविक रूप से जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमने अपनी उस विरासत को संभालते हुए, लेकिन मोदी जी के काम करने की स्टाइल, मोदी जी के प्रति जो जनता का लगाव था, फिर हमारी सरकार ने भी कई निर्णय किए तो द्रुत गति से संगठन का नेटवर्क भी देखा। और हमने छिंदवाड़ा को कहा था कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का, लोग कहते हैं गढ़ है, हमने कहा गढ़ नहीं गड़बड़ है, इस गड़बड़ को ठिकाने लगाएंगे, जनता के सामने लाएंगे। और अब आपने देखा ही है कि जनता का निर्णय सबके सामने हुआ। 1 लाख वोट से ऊपर से जीते अगर छिंदवाड़ा, तो वो अपने आप में प्रमाण इस बात का। और मैं आपको मान के चलता हूं, अभी वहां उपचुनाव चल रहा अमरवाड़ा, ऐसे पूरे क्षेत्र के अंदर 8 की 8 विधानसभा हमने अपने इस संगठन के, सरकार के भरोसे से कुशलता के साथ जीत करके एक तरह से मोदी जी की इस तीसरे बार की सरकार में जितना बन पड़ा उतना प्रयास किया उनकी अपनी सरकार के साथ खड़े होने का। और हमको इस बात का गर्व है कि देश का दिल मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का दिल माननीय मोदी जी के लिए धड़कता है। देश का दिल मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बिल्कुल ऊपर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो 33 सीटें आई, उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? क्योंकि उसके ऊपर बीजेपी ने खुद भी अपनी पूरी एक स्टडी बैठाई, पूरा रिसर्च किया। विनम्रता से इतना ही कहना चाहूंगा कि उस पर विस्तार से कई बार बात आ गई और ये हमारी पार्टी संगठन उसका समीक्षा भी करता है। और ये बात सही है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप यूपी देख रहे हैं, यूपी तो हमने रखा ही है। यूपी का नेचर उल्टे हुए में देखो, माननीय मोदी जी का और योगी जी का चमत्कार देखिए। विगत 40 साल में कभी डबल यूपी में सरकार नहीं बनी, लेकिन यूपी में 2 बार सरकार बनी। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि यूपी से हमारी इतनी सीटें तीसरी बार आ जाए। यूपी जैसा इतना बड़ा राज्य जहां देश की 1/4 आबादी निवास करती है और इतनी बड़ी सीटें जीते। अदरवाइज यूपी में एक बार एक सरकार बनती, दूसरी बार दूसरी बनती, तीसरी बार, लगभग 50 साल से चल रहा था। तो जो यूपी में हुआ है वो भी कम नहीं, इतना बड़ा काम हुआ है। और इतने बड़े लोकतंत्र में यूपी को हमने उस स्थिति में लाया जहां हमारे साथ अभी तक समर्थन है। लेकिन आप देखिए उधर साउथ के राज्यों में, उड़ीसा, बाकी और राज्यों में, तो ये जो लोकतंत्र का ये आनंद है कि कांग्रेस सारे प्रयत्न करने के बाद भी
आज वो अपनी पीठ भली थपथपा ले, लेकिन कांग्रेस भूले नहीं। कांग्रेस के शासनकाल को छीन करके भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी और कांग्रेस के सारे अलायंस मिलकर भी अपने उस आंकड़े पे नहीं आए जो अकेले कांग्रेस ने 2014 के पहले 2008-9 में हासिल किया था। कांग्रेस ने सरकार अलायंस से बनाई थी, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी मेजॉरिटी कांग्रेस की थी। लेकिन कांग्रेस खुद 14 में 115 पे रह गई थी। कांग्रेस अपने सारी ताकत लगाने के बाद सबके साथ लाने की भाजपा सबको जोड़ के आगे निकली, जबकि उसका उल्टा हमने भी तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 24 दलों को मिला के तीसरी बार सरकार बनाई थी। तो कांग्रेस खुश हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस अब जो जिस रास्ते को पकड़ रही है, ये कांग्रेस का पतन का रास्ता है। कांग्रेस की और बुरी स्थिति बनेगी। कभी कभी भगवान अच्छा करे, हम तो सबके लिए अच्छी बात मानते हैं, लेकिन ये चाहते कि पक्ष भी होना चाहिए तो विपक्ष भी होना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष ने अगर ये तय कर लिया कि वो इस तरह से अपना मजाक बनाएंगे, तो कोई किसको कैसे रोक सकता है। आपने